अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। इस एपिसोड के आगाज में हम देखते हैं कैरक में चातलियन गुस्से से कहता है ये आदमी यहाँ क्यों इंतजार कर रहा है, मुहासरा क्यों नहीं उठा। इस दौरान हेनोक वहाँ पर आता है और कहता है जनाब वो जवाब आ गया जिसका हम इंतजार कर रहे थे। सुल्तान सलाहुद्दीन ने फौज जमा की और पीछे हट गया। यह सुनकर बालन और चातलियन बहुत खुश होते हैं और चातलियन कहता है हेनोक ये हुई ना बात, जाओ फौजियों से कहो कि निकलने के लिए तैयार हो जाए। तो बालन कहता है वो वक्त आ गया जिसका हम इंतजार कर रहे थे, यह सलाहुद्दीन के लिए रास्ते का इख्तिताम है। यह कहते साथ ही बालन चला जाता है और चातलियन भी चला जाता है, जबकि मैला काफी ज्यादा परेशान दिखाई दे रही होती है। दूसरी जानब जंगल में खड़े लाड़गाय तक भी ये खबर जा पहुंचती है और वो कहता है सलाहुद्दीन पीछे हट गया है। चातलियन अपने फौजियों के साथ कैरक से निकल गया है, हम फौरन उस जगह जाएंगे जहां हम सलाहुद्दीन के लिए जाल बिछाएंगे। फौजियों को जमा करो। हमें लाड़गाय के सिपाहियों में एक दाढ़ी वाला मशकूक आदमी भी नजर आता है। उधर हथरस अपने सिपाहियों के साथ घात लगाए बैठे होते हैं और कहते हैं दुश्मन ने हरकत शुरू कर दी है, सब तैयार हो जाओ। यह सुनते साथ ही सिपाही काफिरों पर तीर बरसा देते हैं। तीरों के बाद एथरस अपने सिपाहियों के साथ तलवारों के साथ आगे बढ़ते हैं तो लाड़गाय सिपाहियों से कहता है दिफाई जगह संभाल लो। एथरस आगे बढ़कर पूछते हैं कहाँ जा रहे हो काफिरों। तो लाड़गाय कहता है तुम्हारा सुल्तान भाग गया है, अगर तुम लोग भी अपनी जान बचाना चाहते हो तो तुम लोग चाहो तो भाग सकते हो। तो एथरस चिल्लाते हुए कहते हैं अपना मुंह बंद रखो, भागना तुम्हें जेब देता है। उनके इशारे पर इब्राहिम भी एक तरफ से निकलता है और काफिरों को घेर लेता है। यह देखकर लाड़गाय बहुत परेशान हो जाता है और एथरस अपने साथियों के साथ उन पर चढ़ दौड़ते हैं। जंगल में एक तूफानी लड़ाई शुरू हो जाती है। लाड़गाय मुजाहमत की भरपूर कोशिश करता है। इब्राहिम की फुर्तियां देखने लायक होती हैं। एथरस भी काफिरों को काटते ही चले जा रहे होते हैं। उधर जंगल में बालन सिपाहियों के साथ आगे बढ़ रहा होता है और मार्कोस से कहता है मैं इस बार कोई गलती नहीं चाहता मार्कोस, सलाहुद्दीन को इस बार मरना होगा। तो मार्कोस कहता है फिक्र मत करें कौंत, और वो सब आगे बढ़ते ही चले जाते हैं। बोरो भी एक तरफ से सिपाहियों के साथ आगे आ रहा होता है और एक मुकाम पर रुकते हुए तुराब से कहता है तुराब तुम यहीं रुकोगे और मैं जाकर देखता हूँ कि हम किले में कैसे दाखिल होंगे। ये कहता साथ ही बोरो मुहतात अंदाज के साथ आगे बढ़ता है, मगर वहां से गुजरने वाला बालन उसे दिख जाता है और कहता है बोरो ये यहाँ अकेला क्या कर रहा है। और फिर मार्कोस पूछता है मेरे कौंत क्या ये आपका पीछा कर रहा होगा। तो बालन कहता है चलो चलकर उसे सलाम करते हैं, तुम यहीं रहो, मैं बोरो को संभाल कर आता हूँ। हम इस तरह सलाहुद्दीन का सामना करते वक्त खाली हाथ नहीं होंगे। ये कहते साथ ही वो अकेला बोरो के पीछे निकल पड़ता है और एक मुकाम पर जाते साथ ही बोरो को रोक लेता है और फिर उससे कहता है मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं तुम्हें अकेला इसी तरह पकड़ूंगा, तुम मुझे धोखा देने की कीमत अदा करोगे। ये कहते साथ ही बालन अपनी तलवार बेनियाम कर लेता है। तो बोरो भी अपनी तलवार बेनियाम करते हुए कहता है मैंने पहले तुम्हारा किला लिया और अब तुम्हारा सारा लूंगा। ये कहते और सुनते साथ ही उन दोनों के दरमियान एक जबरदस्त लड़ाई शुरू हो जाती है। दोनों एक दूसरे पर ताबड़तोड़ हमले करते हैं और एक दूसरे का वार रोकते हैं। बोरो बालन का वार रोकता है और उसे धकेलता हुआ खाई के दहाने तक ले जाता है, मगर बालन जोर आजमाई करते हुए बोरो को पीछे धकेल देता है और बालन के थप्पड़ से बोरो का रुख खाई की जानब हो जाता है। वह बमुश्किल अपने आप को रोकता है कि बालन एकदम से उस पर हल्ला बोल देता है, मगर बोरो इस बार एकदम से उसका वार रोक लेता है। बालन जोर लगाते हुए उसे खाई में गिराने की कोशिश करता है और फिर इसी कश्मकश में बोरो एकदम से हटता है और बालन को अपनी कोहनी के जरिए खाई की जानब धकेल देता है और बालन एक गहरी खाई में जा गिरता है और वो बिल्कुल नढाल हो जाता है। यह देखते हुए बोरो कहता है काफिरों की सजा पस्ती की आखिरी हद है, ऐसा घड़ा जिसके नीचे कुछ नहीं है। यह कहते साथ ही बोरो पलट जाता है। उधर कैरक किले में मैला बेचैनी की हालत में टहल रही होती है और कहती है खुदावंद मेरी मदद फरमा। यह कहते साथ ही मैला उस लम्हे को याद करती है जब उसकी खाला भी एक कमरे में रो रही थी और कह रही थी ए मेरे खुदा मेरी मदद फरमा, मुझे माफ फरमा। और यह कहते साथ ही मैला की खाला ने अपना खंजर अपने ही पेट में मार दिया था और अपनी जान ले ली थी। मैला बचपन में ये सारा मंजर दरवाजे से देख रही थी और उसने रोते हुए कहा था खाला जान खाला जान। और फिर इस ख्याल के बाद मैला बहुत ज्यादा गमगीन हो जाती है और वही खंजर देखते हुए कहती है सलाहुद्दीन तुमने मुझे इस खंजर से बचाया जिसने मेरी खाला के दिल को चीर डाला था, लेकिन तुमने मुझे इससे भी तेज खंजर के साथ मुझे जख्मी कर डाला। ये कहते साथ ही मैला वहां से जाने ही लगती है कि मारिया वहां आती है और उससे पूछती है कहाँ जा रही हो, और फिर उसकी फूली हुई सांसें देखते हुए पूछती है क्या तुम ठीक हो, तुम वो नहीं करोगी जो मैं सोच रही हूँ, ऐसा ही है ना। मगर मैला उसकी बात का जवाब दिए बगैर वहां से चली जाती है। दूसरी जानब जंगल में बोजोक आगे बढ़ते बढ़ते सुल्तान तक जा पहुंचता है। वो घोड़े से नीचे उतरता है और सुल्तान के पास आता है और फिर सुल्तान से कहता है चातलियन अपनी ज्यादातर फौज के साथ किले से निकल गया है। तो सुल्तान कहते हैं अल्लाह का शुक्र है, हम उन्हें अपने पीछे लगाएंगे ताकि किले से उन्हें जितना दूर किया जा सके कर सकें, इससे बोरो और उसके दस्ते को कुछ वक्त मिल जाएगा, चलो तैयार हो जाओ। दूसरी जानब मौसल में काजी फाजिल अमीर कायमाज से पूछते हैं हमें जहाँ आने पर मजबूर करने का क्या मकसद है कायमाज। फिर कारातेगन कहता है तुमने जो किया मैं कभी नहीं भूलूंगा, हमारी की गई तौहीन दरअसल सुल्तान सलाहुद्दीन की तौहीन है। तो कायमाज कहता है तुम्हें गलत फहमी हुई है और फिर खड़े होकर कहता है मेरी तुमसे कोई दुश्मनी नहीं है, मैंने एक जिम्मेदार हुक्मरान की हैसियत से जो जरूरी था वो किया। मौसल के सरबराह को काजी फाजिल के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई है। तो काजी फाजिल पूछते हैं शिकायत क्या है। तो कायमाज
सरफराज कहता है, आपने एक गैर मुनसफाना फैसले में हिस्सा लिया और एक मुअज़्ज़ज़ आदमी की मौत का सबब बने काजी फाजिल। यह सुनकर करातेगन गुस्से से कहता है, बस बहुत हुआ, मैं जिस काजी फाजिल को जानता हूँ वो ऐसा नहीं कर सकता। तो वहाँ पे आने वाली जैनब कहती है, लेकिन उसने किया। जैनब को देखते साथ ही काजी फाजिल चौंक जाते हैं। जैनब मजीद कहती है, इंसाफ का तराजू इनके हाथों डगमगा गया है। हर कोई देख ले और जान ले कि बाहर से मुत्की नजर आने वाला काजी फाजिल दरअसल एक जालिम है। यह सुनकर काजी फाजिल हैरानगी से कहते हैं, जैनब क्या ये तुम कह रही हो? और फिर कार्तेगन कहता है, साफ साफ बोलो, क्या किया है काजी फाजिल ने? तो जैनब कहती है, मेरा भाई इनकी वजह से मार गया, मैं दुनिया और आखिरत में काजी फाजिल के खिलाफ मुकदमा करूंगी। काजी फाजिल गमगीन मगर मुकम्मल तौर पर मुतमईन दिखाई दे रहे होते हैं। दूसरी जानब जंगल में बोरो सिपाहियों के साथ आगे बढ़ रहा होता है। आगे बढ़ते बढ़ते वो गोकबोरू तक जा पहुंचता है। गोकबोरू उससे पूछता है, तुमने इतनी देर क्यों कर दी बोरो? तो बोरो कहता है, बालन मर गया है। तो गोकबोरू पूछता है, क्या तुमने उस काफिर को मार डाला? तो बोरो कहता है, उसे उसका सिला मिल गया है। तो गोकबोरू कहता है, अगर ऐसा है तो कैरक के काफिरों से हिसाब पूरा करने का वक्त आ गया है। तो बोरो कहता है, मेरा दिमाग मेरे भाई के लिए उलझा हुआ है, उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा इंशाल्लाह। तो गोकबोरू कहता है, फिक्र ना करो भाई, हमारे सुल्तान अल्लाह के हुक्म से इस आजमाइश पर काबू पा लेंगे। फिर कराकोश कहता है, चलें फतह की खातिर हमला करते हैं। क्या हमारे सुल्तान ने इसी फतह के लिए अपनी जान खतरे में नहीं डाली? फिर बोरो अपनी तलवार बेनियाम करते हुए कहता है, कैरक की दीवारों पर हमारी महीनों से जारी हमलों का नतीजा बिलाखिर निकला है। अब उसकी दीवारों को कमजोर करने के बाद कुफार के सिरों पर किला गिराने का वक्त आ गया है। गोकबोरू भी अपनी तलवार बेनियाम करते हुए कहता है, आज का दिन फतह का दिन है, अल्लाह और उसके रसूल के लिए, अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत के लिए। सब अपनी तलवारें बेनियाम करते हुए यही अल्फाज बुलंद करते हैं और वहां से रवाना हो जाते हैं। उधर शाम में शमसा खातून तकलीफ में होती है और दाई कहती है, पैदाइश का वक्त हुआ चाहता है, जमुर्द जाओ जल्दी और दूसरे हकीमों को इतला दो। उधर सुल्तान खलील और सिपाहियों के साथ आगे बढ़ रहे होते हैं। इसी लम्हे चातिलों सामने से अपने सिपाहियों के साथ आ जाता है और वहशियाने अंदाज में अपने बाजू फैलाते हुए कहता है, सलाहुद्दीन मैंने देखा कि तुम कैरक में दाखिल होने से कासर हो तो मैं खुद ही तुम्हारे पास आ गया। तो सुल्तान कहते हैं, आखिरकार चूहा अपने बिल से बाहर आ गया है। तो चातिलों कहता है, मैं काफी देर तक जिस किले में तुम्हें शहादत का जाम पीने की काफी ख्वाहिश है वो पिलाने के लिए इंतजार कर रहा था और इस सारे इंतजार के बाद मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा, इससे पहले कि तुम उसका मजा न चख लो। और फिर सुल्तान भी अपनी तलवार बेनियाम कर लेते हैं। दूसरी जन्म हम देखते हैं कि मैला अपने घोड़े पर सवार अपना घोड़ा सरपट भगा रही होती है। मैला की आंखें नम होती हैं और वो उस लम्हे को याद करती है जब मिस्र में सुल्तान ने उसे जिंदान से इस शर्त पर रिहा कर दिया था कि वो आइंदा कभी भी मिस्र में नहीं आएगी। और फिर बाजार में उसे लोगों के रवैये से भी बचाया था जब लोग पत्थर बरसा रहे थे और उसे बुरा भला कह रहे थे। सुल्तान ने कहा था, मैला को जला वतन कर दिया जाएगा लेकिन उसे इस तरह लोगों के सामने रुसवा नहीं किया जाएगा। मिस्र का वजीर होने की हैसियत से मैं इससे मुतफिक नहीं हूँ। सिपाहियों कौंस को मिस्र की सरजमीन से बाहर तक छोड़ाओ। सुल्तान के इस तरह रवैये पर मैला वहाँ बहुत ज्यादा मुतासर हुई थी। इन ख्यालात के बाद मैला गमगीन होते हुए आगे बढ़ती ही चली जा रही होती है और उसके घोड़े की रफ्तार बहुत तेज होती है और एक आवाज गूंजती है, आशिक अपने वफा से पहचाना जाता है लेकिन तुम नफरत के साहल पर जा लगी हो। उधर सुल्तान काफरों को काट रहे होते हैं, बुज़ुर्ग तीरों से, जबकि खलील तलवार से काफरों को जहन्नम वासिल करता ही चला जाता है। एक तरफ खड़ा चातिलों ये सारा मंजर देखकर गुस्से से कहता है, लानत हो, वो कहाँ रह गए हैं? तो कमांडर उसके पास आकर कहता है, सलाहुद्दीन और उसके सिपाहियों ने उनका रास्ता रोक लिया है, वो हमारी मदद को नहीं आ सकेंगे। तो चातिलों गुस्से से कहता है, बालन कहाँ है, कहाँ है? तो कमांडर कहता है, हमें अभी तक उसकी कोई खबर नहीं मिली। तो चातिलों चिल्लाते हुए कहता है, खबर नहीं मिली इसका क्या मतलब है? ये लड़का हमें दोबारा नीचा दिखाने वाला है। हिनोक, ऐसा लगता है कि हमें खुद ही इसे खत्म करना होगा। ये कहते और सुनते साथ ही वो दोनों लड़ाई करने के लिए आगे बढ़ते हैं और जंगी सिपाहियों पर टूट पड़ते हैं। खलील बहादुरी के साथ लड़ते हुए काफरों पर हावी दिखाई दे रहा होता है। सुल्तान की जानब भी काफी तादाद में काफिर लपकते हैं लेकिन कोई भी उनके सामने टिक नहीं पाता और अपने अपने अंजाम को पहुंच रहा होता है। इधर हम जंगल में देखते हैं कि लड़खड़ाते हुए बालन को लेकर मार्कोस आगे बढ़ रहा होता है और बालन उस लम्हे को याद करता है जब वो जमीन पर पड़ा हुआ था और उसे मार्कोस की आवाजें सुनाई दी थी, मेरे कौन आप कहाँ हैं, कहाँ हैं? ये आवाजें सुनने के बाद बालन ने भी जोर से मार्कोस को बुलाया था, जिन्हें सुनने के बाद मार्कोस वहां पे आ गया था और उसने सिपाही के साथ मिलकर बालन को उठाया था। और फिर इस ख्याल के बाद बालन कहता है, मार्कोस हम वहां तकरीबन पहुंचने ही वाले हैं, जल्दी करो। तो मार्कोस कहता है, जनाब आपकी हालत ठीक नहीं है। मगर बालन कहता है, जो भी हो मैं सलाहुद्दीन को अपने हाथों से कत्ल करूंगा, हिसाब का वक्त आ गया है। उधर मैला भी सरपट घोड़ा दौड़ा रही होती है। मैला बहुत ही ज्यादा हवास बाख्ता दिखाई दे रही होती है और आगे बढ़ते बढ़ते घोड़े से गिर जाती है। मैला की आंखें धुंधला जाती हैं और वो बेहोश हो जाती है। दूसरी जानब जंगल में चातिलों जंगी सिपाहियों को शहीद करता हुआ सुल्तान की जानब बढ़ने की कोशिश कर रहा होता है।
है। बोजोक कभी तीर से तो कभी तलवार से उसके सिपाहियों को मौत के घाट उतार रहा होता है। खलील की फुर्तियां भी काबिले दीद होती हैं। सुल्तान की तलवार भी पूरी आबोताब के साथ चल रही होती है। इसी लम्हे बालन झाड़ियों तक आ पहुंचता है और सुल्तान को लड़ता हुआ देखकर कहता है, अब की बार तुम्हारे लिए कोई फरार नहीं है सलाहुद्दीन। ये कहते साथ ही बालन तीर कमान उठा लेता है और सुल्तान पे निशाना तान लेता है। अपने आसपास तमाम काफिरों को जहन्नम हासिल करने के बाद सुल्तान बालन के बिल्कुल निशाने पर खड़े होते हैं। सुल्तान के इर्द गिर्द कोई नहीं होता और बालन ने निशाना लिया होता है, मगर इससे पहले कि वो तीर छोड़ता एपिसोड खत्म हो जाती है। नेक्स्ट क्या होने वाला है ये आप जान सकेंगे अगली एपिसोड में। मिलते हैं बहुत जल्द अगली एपिसोड के साथ। वीडियो को लाइक कर दे और जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन घंटी वाले निशान को भी प्रेस कर दे ताकि आने वाले एपिसोड्स आपको आसानी मिल सके। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।